हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज हम आप लोगों को आनुवांशिकता या हेरिडिटी के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए। और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सभी जीवधारी अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं, मतलब सभी जीवों की संतानें उनसे अत्यधिक मिलती जुलती हुई होती हैं और एक जाति का जीव उसी जाति के जीव को उत्पन्न करता है। जैसे मनुष्य का बच्चा मनुष्य होता है, शेर का बच्चा शेर, सरसों के पौधे से सरसों, मटर के पौधे से मटर, आम के पौधे से आम का पौधा पैदा होता है। इस प्रकार एक जाति का जीव उसी जाति के जीवों को उत्पन्न करता है। यह सभी जीवधारी अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं। तो सभी जीवधारियों में कुछ विशिष्ट लक्षण पाए जाते हैं जो माता पिता से उनकी संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचते रहते हैं। यानी जीवों में कुछ ऐसे विशिष्ट लक्षण होते हैं जो माता पिता से संतान में आते हैं और उन्हीं के कारण माता पिता व उनकी संतान में समानता होती है। जनकों से संतानों को प्राप्त इन लक्षणों को आनुवांशिक लक्षण या वंशागत लक्षण कहते हैं अथवा अंग्रेजी में जेनेटिक कैरेक्टर कहा जाता है। तो कुल मिलाकर के माता पिता से जो लक्षण प्राप्त होते हैं इन्हीं लक्षणों को आनुवांशिक लक्षण या वंशागत लक्षण कहा जाता है अथवा अंग्रेजी में जेनेटिक कैरेक्टर कहा जाता है। अर्थ यह हुआ कि ऐसे लक्षण जो माता पिता से संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी जाते रहते हैं वंशागत लक्षण कहलाते हैं, या हेरिडिटरी कैरेक्टर कहलाते हैं, या जेनेटिक कैरेक्टर कहलाते हैं। इन्हीं आनुवंशिक लक्षणों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने की प्रक्रिया को वंशागति या आनुवंशिकता कहते हैं। मतलब ये जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं इन्हीं लक्षणों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने की प्रक्रिया वंशागति या आनुवंशिकता कहलाती है। तो ये लक्षण तो जाते हैं, लेकिन माता पिता के इतने लक्षण जाते हुए भी संतान पूर्ण रूप से अपने जनक या माता पिता या पेरेंट्स जैसी नहीं होती है। उसमें कुछ न कुछ विभिन्नताएं अवश्य पाई जाती हैं। अतः पीढ़ियों में आनुवंशिक लक्षणों और उनके प्रभावों के आधार पर उत्पन्न समानताओं और विभिन्नताओं को आनुवंशिकता कहते हैं। सीधे सीधे कहा जाए तो पैतृक जीव से जीवों में आनुवंशिक लक्षणों का स्थानांतरण आनुवंशिकता कहलाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है आनुवंशिकी या जेनेटिक्स कहते हैं। यानी विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिकता का अध्ययन करते हैं उसे ही आनुवंशिकी या जेनेटिक्स कहा जाता है। आनुवंशिकी के जनक या फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। ऑस्ट्रिया के पादरी ग्रेगर जॉन मेंडल ने सन 1866 ईस्वी में आनुवंशिकी की नींव डाली थी। मेंडल ने आनुवंशिकी के 3 नियमों का प्रतिपादन किया, इसीलिए इन्हें आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है या कहते हैं। चलिए मेंडल के जीवन के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म 22 जुलाई सन 1822 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर के एक गांव में हुआ था। ये साधारण माली के परिवार में जन्मे थे। इन्हें 1847 में एक गिरजाघर में पादरी पद मिला था। यानी वहीं पर एक गिरजाघर में 1847 में ये पादरी बने और इन्होंने उसी गिरजाघर के बगीचे में मटर के पौधे पर अनेक प्रयोग किए थे। यानी जहाँ पर पादरी बने उसी में जो बगीचा था, बगीचे में इन्होंने मटर के पौधे पर बहुत सारे प्रयोग किए। तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मीठी मटर को चुना था। मतलब मेंडल ने सर्वप्रथम अपने प्रयोग के लिए मटर की भिन्न भिन्न लक्षणों वाली प्रजातियों को उगाया और उन पर प्रयोग किए। इसके बाद उन्होंने 2 विपरीत लक्षणों वाले मटर के पौधे में स्वपरागण द्वारा संकरण कराया। तो क्या किया कि 2 विपरीत लक्षणों वाले मटर के पौधे लिए और उसमें स्वपरागण कराया, यानी स्वपरागण द्वारा संकरण कराया। मेंडल ने किसी विशिष्ट लक्षण वाली मटर की प्रजाति की शुद्धता जानने के लिए अनेक बार स्वपरागण संबंधी प्रयोग किए थे। जिन पौधों के लक्षणों में पीढ़ी दर पीढ़ी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, मेंडल ने उन्हें शुद्ध पौधे कहा। यानी संकरण कराया, मतलब मेंडल ने मटर की प्रजाति की शुद्धता जानने के लिए बहुत बार प्रयोग किया और फिर जिन पौधों में पीढ़ी दर पीढ़ी कोई बदलाव नहीं हुआ
उन पौधों को मेंडल ने शुद्ध पौधा कहा। इस प्रकार से शुद्ध पौधों से मेंडल ने प्रयोग के लिए मटर के 7 विपरीत लक्षण वाले पौधों को चुना, यानी ऐसे पौधों को चुना जिसमें 7 विपरीत लक्षण थे। जैसे पहला था बीज की आकृति गोल और झुर्रीदार, दूसरा बीज का रंग पीला और हरा, जो चार्ट आप देख रहे हैं। इसी में तीसरा बीज कवच का रंग, यानी कि इसके साथ पुष्प का रंग भी आप जान सकते हैं, लाल और श्वेत। ऐसे ही फिर फली की आकृति F1 पीढ़ी में फूली हुई और F2 पीढ़ी में पिचकी या झुर्रीदार भी कह सकते हैं आप, या गहरदार भी कहा जा सकता है। और फिर पांचवे में फली का रंग तो F1 पीढ़ी में हरा था और F2 पीढ़ी में पीला हो गया या येलो हो गया। फिर पुष्प की स्थिति तो इसमें कक्षस्थ या एक्सिलरी थी और उसमें अग्रस्थ या टर्मिनल हो गई। और फिर सातवें में पौधे की लंबाई लंबा और नाटा लिया, यानी लंबा और छोटा लिया। इस प्रकार से 7 विपरीत लक्षण वाले पौधों को मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चुना था। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए ऐसे पौधों को चुना जिनमें 3 वर्ष तक शुद्ध जनन हुआ था। जैसे लाल पुष्प वाले पौधे में लाल रंग के पुष्पों का उत्पन्न होना, इसे शुद्ध जनन कहते हैं। मतलब किसी विशेष प्रकार के लक्षण का पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही रूप में प्रकट होना ही शुद्ध लक्षण होता है। मेंडल ने सभी तुलनात्मक लक्षण वाले पौधों में संकरण कराया। मेंडल ने अपने प्रयोग में शुद्ध लंबे पौधों और शुद्ध बौने पौधों को संकरण के लिए चुना था। चलिए चित्र के माध्यम से समझाते हैं कि मेंडल ने शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधों में संकरण कैसे कराया। इसी को एक संकर क्रॉस भी कहा जाता है। मीन्स परीक्षा में एक संकर क्रॉस या एक संकर संकरण के नाम से भी पूछा जा सकता है, तो आप यही लिखेंगे। चलिए समझ लेते हैं। चित्र में देखिए, मेंडल ने एक पौधे के परागकणों को लेकर दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर रखकर कृत्रिम परागण कराया। मतलब मेंडल ने एक पौधे के पुष्प से परागकण या पॉलन ग्रेन्स को निकाला और फिर उसे दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर रखकर कृत्रिम पर परागण कराया। आपको यहीं पर बताते चलें कि यदि आप लोग पर परागण या स्वपरागण पर वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में जलवायु, कीट, जंतु आदि सभी पर परागण के वीडियो अपलोडेड हैं। आप मेरे चैनल पर जाकर के डिटेल्स से वहां पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि कृत्रिम परागण की जानकारी आप लेना चाहते हैं तो ये भी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, इसके बारे में भी आपको वहां से प्राप्त हो जाएगी जानकारी। चलिए अब आते हैं अपने टॉपिक पर। तो मेंडल ने एक पुष्प के परागकणों को दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर रखकर पर परागण कराया और पर परागण से बने बीजों को एकत्र करके मेंडल ने उन्हें फिर उगाया। इस प्रकार से उत्पन्न पौधों को मेंडल ने प्रथम संतानीय पीढ़ी कहा या F1 से इसे प्रदर्शित किया। तो मेंडल ने एक पुष्प के परागकण निकाल करके दूसरे पुष्प से पर परागण कराया और पर परागण से बने बीजों को इकट्ठा करके उन्हें फिर से उगाया। फिर उगाने से जो पौधे बने उनको प्रथम संतानीय पीढ़ी या F1 कहा। तो यहाँ तक F1 पीढ़ी हुई, इसलिए प्रथम संतानीय पीढ़ी के सभी पौधे लंबे किस्म के होते हैं। जो प्रथम संतानीय पीढ़ी थी इसमें सभी पौधे लंबे किस्म के हुए। अब मेंडल ने प्रथम संतानीय पीढ़ी के पौधों में स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन कराया और बीजों को एकत्र करके पुनः उगाया। इसे ही द्वितीय संतानीय पीढ़ी या F2 कहा। मतलब F2 से प्रदर्शित किया। मतलब प्रथम पीढ़ी से उत्पन्न सभी पौधे लंबे थे। इनमें से मेंडल ने स्वपरागण कराया और स्वपरागण से बने बीजों को इकट्ठा करके फिर से उन्हें उगाया और फिर से उगाने में जो पौधे बने उनको द्वितीय संतानीय पीढ़ी या F2 कहा। अब द्वितीय संतानीय पीढ़ी में मेंडल ने देखा कि 3 लंबे पौधे बने और एक बौना पौधा था। तो उन्होंने कहा कि द्वितीय पीढ़ी में लंबे और बौने पौधों का अनुपात क्रमशः 3:1 होता है। अब मेंडल ने द्वितीय संतानीय पीढ़ी अथवा F2 से प्राप्त बीजों को उगाकर मेंडल ने तृतीय संतानीय पीढ़ी उत्पन्न की। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, इसमें मेंडल ने स्वपरागण होने दिया, यानी स्वपरागण क्रिया करवाई, जिससे स्पष्ट हुआ
कि तृतीय पीढ़ी में या F3 में बौने पौधे बौनों को ही जन्म देते हैं। जो बौने पौधे हैं वो बौनों को ही जन्म देते हैं। 1/3 लंबे पौधे लंबे पौधों को जन्म देते हैं और शेष 2/3 लंबे पौधों से पुनः लंबे और बौने पौधे 3:1 के अनुपात में प्राप्त होते हैं। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में आप लोगों को आनुवंशिकता के आगे का चैप्टर पढ़ाएंगे, तो उसकी जानकारी के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब हम वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। और ये बिल्कुल फ्री होता है और इसका कोई चार्ज भी नहीं पड़ता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज हम मेंडल के नियमों में प्रयुक्त शब्दावली की व्याख्या करेंगे, अर्थात टर्म्स यूज इन मेंडल्स लॉ के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। अपने प्रयोगों के आधार पर मेंडल ने आनुवंशिकता के 3 नियम प्रतिपादित किए। इन तीनों नियमों में उन्होंने कुछ तकनीकी शब्दों का प्रयोग किया। इन नियमों को जानने से पहले इन शब्दों को जानना बहुत जरूरी है। तो इसमें से पहला शब्द है संकर या हाइब्रिड। जब तुलनात्मक लक्षणों वाले नर और मादा के बीच निषेचन कराया जाता है तो उससे उत्पन्न हुई संतानों को संकर कहते हैं और इस विधि को संकरण कहते हैं। मतलब जब विपरीत लक्षणों वाले नर और मादा में निषेचन कराया जाता है तो जो संतानें उत्पन्न होती हैं उन्हीं को संकर या हाइब्रिड कहते हैं और इस विधि को संकरण या हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। अर्थ यह हुआ कि जब तुलनात्मक लक्षणों वाले 2 जनकों में क्रॉस कराया गया तो उससे उत्पन्न हुई संतति को या उससे उत्पन्न हुई संतान को संकर कहा जाता है या हाइब्रिड कहा जाता है और क्रॉस कराने की प्रक्रिया को संकरण या हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। तो संकर या संकरण क्या है आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं दूसरे शब्द एलील या एलीलोमार्फ पर। तो विपरीत लक्षणों वाले युग्मकों को एलील्स कहते हैं। मतलब विपरीत तुलनात्मक लक्षणों वाले जीन जोड़े को एलील्स कहा जाता है। अर्थात ये जोड़े में स्थित 2 विरोधी लक्षण होते हैं या जोड़ों में स्थित 2 विरोधी लक्षण होते हैं, जैसे लंबापन और बौनापन। फूल के लिए लाल फूल और सफ़ेद फूल, बीज के आकार के लिए अगर देखा जाए तो गोल और झुर्रीदार। फिर अगला शब्द है प्रभावी और अप्रभावी लक्षण, अर्थात डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर्स। तो जब विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो पहली संतानीय पीढ़ी F1 में केवल एक लक्षण प्रकट होता है और दूसरा छिपा रहता है। जो लक्षण प्रकट होता है उसे प्रभावी लक्षण कहा जाता है और जो छिपा रहता है उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। मतलब जब तुलनात्मक लक्षणों वाले पौधों के मध्य संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण प्रदर्शित होते हैं उसे प्रभावी लक्षण या डोमिनेंट कैरेक्टर कहते हैं। उदाहरण के लिए लंबे और बौने पौधों के मध्य संकरण से प्रथम संतानीय पीढ़ी में लंबे पौधे प्रकट होते हैं। तो ये जो लंबापन वाला लक्षण है इसे ही प्रभावी लक्षण कहा जाता है। अथवा लंबापन का लक्षण प्रभावी हुआ और ऐसे ही बौनापन लक्षण प्रकट नहीं हुआ। जो लक्षण प्रकट नहीं हुआ उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं अथवा रिसेसिव कैरेक्टर कहा जाता है। फिर आते हैं अगले शब्द पर, एक संकर संकरण अथवा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो विपरीत लक्षणों वाले नर तथा मादा के मध्य जब केवल एक जोड़ा विपरीत लक्षणों के अध्ययन के लिए संकरण कराया जाता है तो इन विपरीत लक्षणों के संकरण को एक संकर संकरण कहते हैं। मतलब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले नर और मादा में संकरण को ही एक संकर संकरण कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब एक तुलनात्मक लक्षण को ही ध्यान में रखकर जनकों के बीच क्रॉस कराया जाता है तो उसे ही एक संकर क्रॉस अथवा मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। जैसे लाल फूल वाले और सफ़ेद फूल वाले पौधों के मध्य संकरण, अथवा दूसरा उदाहरण का अगर देखा जाए तो शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बौने पौधों के मध्य जो क्रॉस कराया जाता है ये एक संकर संकरण या मोनोहाइब्रिड क्रॉस का उदाहरण होता है। फिर अगला वर्ड है द्विसंकर क्रॉस या डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो जब विपरीत लक्षणों वाले नर तथा मादा के मध्य 2 जोड़ा विपरीत लक्षणों के अध्ययन के लिए संकरण कराया जाता है
तो उसे द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। मतलब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले नर और मादा में संकरण को द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। अर्थात जब तुलनात्मक लक्षणों को ध्यान में रखकर जनकों के मध्य क्रॉस कराया जाता है तो ऐसे क्रॉस को ही द्विसंकर क्रॉस या डाई हाइब्रिड क्रॉस बोला जाता है या कहा जाता है। जैसे पीले गोल बीज वाले तथा हरे झुर्रीदार बीज वाले पौधों के मध्य संकरण कराया जाता है तो इसे द्विसंकर क्रॉस कहा जाता है। यही द्विसंकर क्रॉस होता है। आते हैं अगले वर्ड पर, समलक्षणी या फिनोटाइप पर। अंग्रेजी में फिनोटाइप इसे कहते हैं। किसी जीव के बाह्य लक्षणों को फिनोटाइप कहा जाता है। मतलब किसी जीव के बाहरी लक्षणों को ही समलक्षणी अथवा फिनोटाइप कहते हैं। ये होमोजिगस या हेट्रोजिगस हो सकते हैं अथवा ये समयुग्मजी या विषमयुग्मजी हो सकते हैं। जैसे शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बौने पौधों के बीच संकरण कराने पर F2 पीढ़ी में लंबे और बौने पौधे 3:1 अनुपात में प्राप्त होते हैं। आते हैं अगले वर्ड पर, समजीनी या जीनोटाइप पर। तो जीव की जीनी संरचना को जीनोटाइप कहा जाता है। मतलब किसी जीव की जीन संरचना का उल्लेख ही जीनोटाइप या समजीनी कहलाता है। जैसे शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधों को क्रॉस कराने पर F2 पीढ़ी में शुद्ध लंबे या कैपिटल टी और संकर लंबे कैपिटल टी स्मॉल टी तथा शुद्ध बौने दोनों स्मॉल टी पौधे 1:2:1 के अनुपात में प्राप्त होते हैं। तो ये हो जाएगा जीनोटाइप। फिर आते हैं अगले शब्द पर, संकर पूर्वज संकरण या बैक क्रॉस पर। ऐसा संकरण जो संतान तथा उसके जनक में से एक के मध्य कराया जाता है उसे संकर पूर्वज संकरण या बैक क्रॉस कहते हैं। अर्थात यह वह संकरण है जो संतान तथा उसके माता या पिता किसी एक के बीच कराया जाता है, बैक क्रॉस कहलाता है या संकर पूर्वज संकरण कहलाता है। मतलब संकर संतानों तथा उनके जनक में होने वाले संकरण को ही संकर पूर्वज संकरण या बैक क्रॉस कहते हैं। कुल मिलाकर इसका अर्थ यह हुआ कि यह वह संकरण है जो विषम युग्मजी संकर संतानों तथा उनके समयुग्मजी जनकों के मध्य कराया जाता है। आते हैं अगले शब्द पर, टेस्ट क्रॉस क्या है? तो ऐसा संकरण जो पहली संतानीय पीढ़ी F1 तथा अप्रभावी जनक के मध्य कराया जाता है टेस्ट क्रॉस कहलाता है। मतलब प्रभावी जीनोटाइप वाले पौधों के संबंध में जब हम यह जानना चाहते हैं कि वह समयुग्मजी है अथवा विषमयुग्मजी है तो इनका संकरण अप्रभावी जनक से कराते हैं। इस प्रकार को परीक्षण संकरण या टेस्ट क्रॉस कहा जाता है। अब इतनी देर से आप लोग समयुग्मजी और विषमयुग्मजी सुन रहे हैं। चलिए इन दोनों शब्दों को भी बता देते हैं। तो अगला शब्द है समयुग्मजी या समयुग्मनज। जब युग्मनज अथवा जायगोट में एक ही प्रकार के लक्षणों का जोड़ा हो तो उसे समयुग्मनज कहा जाता है और इस अवस्था को समयुग्मनजी कहते हैं। मतलब जब जायगोट में एक प्रकार के लक्षणों का जोड़ा होता है तो उसे ही होमोजायगोट कहा जाता है। अथवा कहें तो जब किसी लक्षण के जोड़े के दोनों जीन समान होते हैं तो उसे समयुग्मजी कहते हैं। आते हैं विषम युग्मजी पर। तो जब युग्मनज में विपरीत लक्षणों का जोड़ा हो तो उसे विषम युग्मनज कहते हैं और इस अवस्था को विषम युग्मजी कहते हैं। मतलब जब जायगोट में विपरीत लक्षणों वाला जोड़ा होता है तो उसे ही हेट्रोजायगोट कहा जाता है। अर्थात जब किसी लक्षण के जोड़े के दोनों जीन विपरीत लक्षणों वाले होते हैं तो उसे ही विषम युग्मजी कहते हैं। अगला शब्द है प्रथम संतानीय पीढ़ी या पुत्रीय पीढ़ी या F1 पीढ़ी। तो दो जनकों के मध्य संकरण कराने के फलस्वरूप उत्पन्न पीढ़ी को F1 पीढ़ी या प्रथम संतानीय पीढ़ी या प्रथम पुत्रीय पीढ़ी कहा जाता है। मतलब जब माता और पिता दो के मध्य संकरण कराया जाता है तो उससे जो संतान उत्पन्न होती है उसी पीढ़ी को या उसी को F1 पीढ़ी कहते हैं या प्रथम पुत्रीय पीढ़ी कहते हैं या प्रथम संतानीय पीढ़ी कहा जाता है। फिर दूसरा है द्वितीय पुत्रीय पीढ़ी या F2 पीढ़ी या द्वितीय संतानीय पीढ़ी। तो F1 पीढ़ी के सदस्यों के मध्य क्रॉस कराने पर उत्पन्न संतति को F2 पीढ़ी कहते हैं। मतलब जो F1 पीढ़ी हुई उस पीढ़ी के सदस्यों के बीच में क्रॉस कराया जाता है, संकरण कराया जाता है
तो उत्पन्न संतति को या तो जब पैदा होती है संतान उसको F2 पीढ़ी कहा जाता है। तो प्रथम पुत्री पीढ़ी या द्वितीय पुत्री पीढ़ी क्या है, या F1 पीढ़ी क्या है, या F2 पीढ़ी क्या है, और ये जो सभी वर्ड मैंने आपको बताए मेंडल के प्रयोग से संबंधित शब्दावली जो आपको बताई, या टर्मिनोलॉजी रिलेटेड विद द मेंडल्स एक्सपेरिमेंट्स के बारे में जो आपको बताया, ये अच्छे से आपको समझ में आया होगा। मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों को समझने के लिए पहले इन सभी शब्दों के अर्थ को समझना है, और इसीलिए आज मैंने आप लोगों को ये मेंडल के आनुवंशिकता के सिद्धांत में प्रयुक्त तकनीकी शब्दों को बताया है। आशा है आप सभी लोगों को आनुवंशिकता के संबंधित सभी तकनीकी शब्द अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले अगले वीडियो की नोटिफिकेशन भी, उसकी जानकारी भी आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज हम आप लोगों को दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। पहला क्वेश्चन है, मेंडल द्वारा मटर का पौधा चुनने के क्या क्या कारण थे। मतलब मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को ही क्यों चुना। और दूसरा क्वेश्चन है, मेंडल की सफलता के कारण कौन कौन से हैं, यानी रीजंस फॉर मेंडल सक्सेस। मेंडल सफल क्यों हुए, इसके क्या क्या कारण हैं। तो ये दोनों प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और कई बार पूछे भी गए हैं। तो चलिए इन दोनों के आंसर एक एक करके आपको समझा देते हैं। लेकिन उससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर भी करना। तो पहला क्वेश्चन था, मेंडल द्वारा मटर का पौधा चुनने के कारण, अथवा इसी को प्रयोगों के लिए वस्तु का चयन भी कहा जा सकता है। तो प्रयोगों के लिए मेंडल ने मटर के पौधे का चयन इसलिए किया क्योंकि मटर का पौधा एक वर्षीय पौधा होता है। इसका जीवन चक्र छोटा होता है, जिससे कुछ ही समय में इसकी अनेक पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि मटर कम समय में उगने वाला पौधा है और इसका जीवन चक्र छोटा होता है, जिसे आसानी से उगाया जा सकता है। और जीवन चक्र छोटा होने के कारण कम समय में अनेक पीढ़ियों का अध्ययन भी किया जा सकता है, यानी थोड़े ही समय में ज़्यादा पीढ़ियों का अध्ययन कर सकते हैं। तो एक कारण ये हुआ। अब दूसरा कारण क्या है, मटर के पौधों में बहुत से ऐसे लक्षण मिलते हैं जो एक दूसरे के विपरीत हैं। अर्थात मटर में विपरीत लक्षणों की प्रजातियां सरलता से प्राप्त हो जाती है, अथवा भिन्नात्मक लक्षणों वाली जो प्रजातियां होती हैं वो आसानी से प्राप्त हो जाती हैं। और ये अलग अलग प्रकार के पर्यावरण में प्रजनन की क्षमता भी रखती हैं, अर्थात अलग अलग प्रकार के वातावरण में प्रजनन की क्षमता भी रखती हैं। तो एक दूसरा कारण ये हुआ। फिर तीसरा है, इसके पुष्पों में नर तथा मादा जननांग एक ही पुष्प में होते हैं, अर्थात ये पुष्प द्विलिंगी होते हैं। द्विलिंगी का मतलब नर और मादा जनन अंग एक ही जीव में, एक ही जीव शरीर में उपस्थित हों, यानी पुमंग और जायांग, या अंग्रेजी में कहें तो एंड्रोसियम और गानेशियम एक ही पुष्प में उपस्थित होते हैं, तो उसे ही द्विलिंगी पुष्प कहा जाता है। फिर मेंडल द्वारा मटर का पौधा चुनने का अगला कारण है, इसमें कृत्रिम पर परागण कराया जा सकता है। मतलब इसमें कृत्रिम पर परागण कराना आसान है, यानी मटर के पौधे में आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन आसान होता है। कृत्रिम पर परागण का मतलब है कि एक पुष्प से परागकणों को निकालकर उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचाना कृत्रिम पर परागण कहलाता है। तो ये हुआ पहले प्रश्न का उत्तर, यानी मेंडल द्वारा मटर का पौधा चुनने के कारण मैंने बताए। अब दूसरे प्रश्न पर आते हैं। दूसरा प्रश्न था कि मेंडल की सफलता के कौन कौन से कारण होते हैं, यानी काजेस ऑफ मेंडल सक्सेस। तो मेंडल क्यों सफल हुए, इसके क्या क्या कारण हैं। मेंडल की सफलता का पहला कारण तो यही है कि मेंडल ने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चुनाव किया। और क्यों चुनाव किया, तो अभी ऊपर आपको पॉइंट समझाया है, तो आप लोग पहले के सभी पॉइंट इसमें भी लिख सकते हैं, क्योंकि वे सभी पॉइंट सफलता के कारण के अंतर्गत ही आते हैं। फिर आते हैं दूसरे पर, प्राप्त तथ्यों और तर्कों के आधार पर प्रयोगों की स्पष्ट योजना बनाया था मेंडल ने।
इसलिए भी सफल रहे मेंडल। इस पॉइंट का अर्थ हुआ कि मेंडल ने अपने प्रयोगों का पूरा रिकॉर्ड रखा और उनका सावधानीपूर्वक अध्ययन किया, जिससे उनको सफलता प्राप्त हुई। फिर अगला कारण है, मेंडल ने केवल ऐसे पौधों को चुना जो आनुवांशिक रूप से शुद्ध थे, यानी ऐसे मटर के पौधों को लिया जो आनुवांशिक रूप से शुद्ध थे। इसकी पुष्टि उन्होंने अगली पीढ़ियों के स्वपरागण परीक्षणों से की थी। इसका मतलब ये हुआ कि मटर के पौधों में स्वपरागण होता है, क्योंकि पौधे उभयलिंगी होते हैं। उभयलिंगी का अर्थ है नर और मादा एक ही पुष्प में होता है, अथवा इसे द्विलिंगी पुष्प भी कहा जा सकता है, यानी उभयलिंगी को द्विलिंगी भी पुष्प कहते हैं। तो स्वपरागण होने के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी विशिष्ट लक्षण शुद्ध रूप में प्रकट होते रहे। इसीलिए कहा गया है कि मेंडल ने केवल ऐसे पौधों को चुना जो आनुवांशिक रूप से शुद्ध थे। फिर अगला कारण है, मेंडल ने संकरण या हाइब्रिडाइजेशन के लिए सदैव स्वस्थ पौधों को चुना, यानी संकरण अथवा हाइब्रिडाइजेशन के लिए इन्होंने हमेशा ही स्वस्थ पौधों को चुना। मतलब ये हुआ कि विभिन्न संकरण के बाद उत्पन्न संकर या हाइब्रिड पूर्ण उपजाऊ बन जाते थे, इसीलिए सुगमता से संकरण किया जा सकता था, इसीलिए ये सफल। फिर अगला कारण है, स्वपरागण की संभावना को समाप्त करने के लिए कुछ लंबे और कुछ बौने पौधों के पुंकेसरों को काट दिया, ताकि स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन ना हो सके। मतलब स्वपरागण ना हो, इसके लिए इन्होंने क्या किया कि लंबे मटर के पौधों के पुंकेसरों को काट दिया और कुछ बौने जो पौधे थे उन मटर के पौधों के पुंकेसरों को काट दिया। इस तरह से सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हुआ, ये भी एक सफलता का कारण था। फिर अगला है, मेंडल ने एक समय में केवल एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। मतलब इन्होंने एक टाइम में केवल एक ही कैरेक्टर की हेरिडिटी का अध्ययन किया। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज हम आप लोगों को पहले मेंडल के प्रयोग समझाएंगे। मेंडल के प्रयोगों में एक संकर संकरण अर्थात मोनो हाइब्रिड क्रॉस और द्विसंकर संकरण अर्थात डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में बताएंगे। इसके बाद इसी वीडियो में मेंडल के तीनों नियम यानी प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अभ्युहन का नियम समझाएंगे। तो चलिए पहले मेंडल के प्रयोग समझ लेते हैं और इसके बाद मेंडल के नियम समझाएंगे। मेंडल द्वारा संपादित एक संकर संकरण अथवा मोनो हाइब्रिड क्रॉस। पहले एक संकर संकरण क्या होता है ये जान लेते हैं, अथवा मोनो हाइब्रिड क्रॉस की परिभाषा समझ लेते हैं। तो जब एक तुलनात्मक आनुवांशिक लक्षण को ध्यान में रखकर संकरण कराया जाता है तो उसे एक संकर संकरण कहते हैं, अथवा एक जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले नर और मादा में संकरण को एक संकर संकरण कहा जाता है। चलिए अब एक संकर संकरण अथवा मोनो हाइब्रिड क्रॉस को समझा देते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को मटर के पौधे पर ही एक संकर संकरण को समझाता हूं, यानी मोनो हाइब्रिड को मटर के पौधे पर सबसे पहले समझाता हूं। इसके बाद रेखा चित्र अथवा चेकर बोर्ड के माध्यम से आपको समझा दूंगा, ताकि अच्छी तरह से एक संकर संकरण या मोनो हाइब्रिड क्रॉस आपको समझ में आ जाए। चित्र को देखिए, मेंडल ने एक लंबा मटर का पौधा लिया है और दूसरा बौना मटर का पौधा लिया है। फिर इन दोनों पौधों का संकरण कराया है या क्रॉस कराया है। संकरण कराने के बाद प्रथम पीढ़ी में सभी लंबे पौधे उत्पन्न होते हैं, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है। फिर इनके बीच में स्वपरागण कराया जाता है। स्वपरागण के बाद दूसरी पीढ़ी में 3 प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं। 3 प्रकार के कैसे? तो ये देखिए, ये कैपिटल टी वाला, फिर ये कैपिटल टी और स्मॉल टी वाले 2 हैं, और फिर तीसरा स्मॉल टी वाले जो नाटे हैं या बौने हैं 1 है। तो प्राप्त तो हुए 3 प्रकार के पौधे, परंतु बाह्य आकारिकी को देखा जाए, मतलब पौधे के आकार को देखा जाए, तो 2 ही प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं, 3 लंबे वाले और 1 छोटा वाला या बौना वाला। तो बाह्य आकारिकी के अनुसार लंबे तथा बौने पौधों में
3:1 का अनुपात है, अर्थात 3 लंबे और 1 बौना पौधा है। और यदि कारकों के आधार पर देखा जाए या जीन के आधार पर देखा जाए तो फिर पहले वाला कैपिटल टी शुद्ध लंबा पौधा है और दूसरा तथा तीसरा संकर लंबे पौधे हैं जो कैपिटल टी स्मॉल टी से दर्शाए हुए हैं। और शुद्ध बौने पौधों में आखिरी वाला है डबल स्मॉल टी वाला। तो जीन के आधार पर पौधों में 1:2:1 का अनुपात है, मतलब एक शुद्ध लंबा पौधा है तो 2 संकर लंबे पौधे हैं और एक शुद्ध बौना पौधा है। इसी प्रकार से दूसरी पीढ़ी में ये जो कैपिटल टी वाले पौधे हैं ये सदैव लंबे पौधों को जन्म देते हैं, ये देखिए, और स्मॉल टी वाले पौधे सदैव बौने पौधों को जन्म देते हैं। और जो कैपिटल टी स्मॉल टी वाले हैं ये लंबे और बौने पौधे 3:1 के अनुपात में उत्पन्न होते हैं या पैदा होते हैं। तो यही पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। तो ये तो समझा आप लोगों ने मटर के पौधे पर कैसे होता है। चलिए अब इसी को रेखा चित्र के माध्यम से या चेकर बोर्ड के माध्यम से आपको समझा देते हैं ताकि अच्छी तरह से मोनो हाइब्रिड क्रॉस आपको समझ में आ जाए। इसमें मेंडल ने मटर के लंबे पौधों का बौने पौधों के साथ संकरण कराया, यानी जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस होता है इसमें मेंडल ने क्या किया कि मटर के लंबे पौधों को बौने पौधों के साथ में संकरण कराया। अर्थात मेंडल ने मटर के लगभग 2 मीटर लंबे पौधों का मटर के लगभग आधा मीटर लंबे पौधों से संकरण कराया। तो मटर के जो पौधे 2 मीटर के लंबे थे उनका संकरण आधा मीटर लंबे वाले पौधों के साथ करवाया। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, लंबेपन के प्रभावी लक्षण को कैपिटल टी से प्रदर्शित किया गया है और बौनेपन के अप्रभावी लक्षण को स्मॉल टी से प्रदर्शित किया गया है। लेकिन आप लोग 2 कैपिटल टी और एक साथ में 2 स्मॉल टी देख रहे हैं, तो कोशिकाओं के लक्षण युग्मों या जोड़ों या पेयर्स में पाए जाते हैं। इसीलिए प्रत्येक लक्षण को यहाँ पर जोड़े में दिखाया गया है। इस प्रकार से यहाँ पर शुद्ध लंबे पौधे के लक्षण को डबल कैपिटल टी से दिखाया गया है और शुद्ध बौने पौधे के लक्षण को डबल स्मॉल टी से प्रदर्शित किया गया है। बता दें कि जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के बाद युग्मक या गैमेट्स बनते हैं और इन गैमेट्स अथवा युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है, यानी गैमेट्स में क्रोमोसोम की संख्या हाफ होती है। इसीलिए यहाँ पर कैपिटल टी कोशिकाओं से कैपिटल टी प्रकार के युग्मक बने और इसी प्रकार से स्मॉल टी कोशिकाओं से स्मॉल टी प्रकार के युग्मक बने, यानी डबल कैपिटल टी जो लिखी हुई है उसमें एक कैपिटल टी प्रकार के युग्मक बने और डबल स्मॉल टी जो लिखी हुई है इसमें से एक स्मॉल टी प्रकार के युग्मक बने। अब जब ये युग्मक मिलते हैं तो इनके मिलने से कैपिटल टी स्मॉल टी लक्षण वाले पौधे उत्पन्न होते हैं अथवा युग्मकों के फ्यूजन से कैपिटल टी स्मॉल टी लक्षण वाले पौधे बनते हैं। तो ये बनी पहली पीढ़ी अथवा कहें तो F1 पीढ़ी बन चुकी है। पहली पीढ़ी में देखिए सभी पौधों में कैपिटल टी स्मॉल टी फैक्टर उपस्थित है, कारक उपस्थित है और लंबापन कैपिटल टी प्रभावी गुण होने के कारण इसके सभी पौधे लंबे होते हैं। क्योंकि लंबापन कैपिटल टी जो है ये प्रभावी गुण था, इसलिए इसके सभी पौधे लंबे होते हैं। इन पौधों में जनन के समय 2 तरह के युग्मकों का निर्माण होता है। जब इनमें जनन होता है तो जनन के समय में 2 प्रकार के युग्मकों का निर्माण होता है, 2 प्रकार के युग्मक बनते हैं। इसीलिए जितने युग्मक बनते हैं उनमें से आधे कैपिटल टी और लक्षण वाले होते हैं और अन्य आधे जो बचते हैं वो स्मॉल टी लक्षण वाले होते हैं। देखिए अब इनमें स्वपरागण या सेल्फ पोलिनेशन कराने पर 3 प्रकार के कारक युग्म वाले पौधे प्राप्त होते हैं, कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। ऐसे ही स्मॉल टी स्वपरागण कराने के बाद प्राप्त होते हैं। कहने का मतलब है जब स्वपरागण हुआ तो स्वपरागण के बाद में डबल कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी और डबल स्मॉल टी स्वपरागण करने के बाद प्राप्त होते हैं। लेकिन फिनोटाइप के अनुसार लंबे तथा बौने पौधों में 3:1 का अनुपात प्राप्त होता है, मतलब 3 लंबे पौधे और 1 बौना पौधा प्राप्त होता है। जबकि
जीन अथवा कारकों के आधार पर अथवा जीनोटाइप के अनुसार शुद्ध लंबे पौधे यानी कैपिटल टी 25%, संकर लंबे पौधे 50% यानी कैपिटल टी स्मॉल टी 50% तथा शुद्ध बौने 25% यानी स्मॉल डबल टी जो होते हैं ये प्राप्त होते हैं। मतलब पौधों में अनुपात 1:2:1 का अनुपात होता है। इस प्रकार से द्वितीय पीढ़ी में स्मॉल टी लक्षण वाले पौधे सदैव बौने पौधे को जन्म देते हैं और कैपिटल टी लक्षण वाले पौधे सदैव लंबे पौधों को जन्म देते हैं, क्योंकि इनमें दोनों कारक समान हैं। इसके विपरीत कैपिटल टी स्मॉल टी लक्षण वाली संतति से प्रथम F1 पीढ़ी के पौधों के समान लंबे और बौने पौधे 3:1 के अनुपात में जन्म लेते हैं। यही क्रम पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। तो एक बार दोनों चित्रों को मिलाकर फिर से समझा देता हूँ ताकि मोनो हाइब्रिड क्रॉस आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। देखिए, मेंडल ने एक लंबे मटर के पौधे और दूसरे बौने मटर के पौधे के बीच में संकरण कराया अथवा क्रॉस कराया। क्रॉस कराने पर प्रथम पीढ़ी या F1 पीढ़ी में सभी लंबे पौधे उत्पन्न होते हैं, क्योंकि लंबापन प्रभावी लक्षण था। उनमें स्वपरागण फिर कराया जाता है और स्वपरागण के बाद 2 प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं, 3 लंबे और 1 बौना, यानी 3:1 का अनुपात प्राप्त होता है। लेकिन यदि जीन के आधार पर देखा जाए तो 1 शुद्ध लंबा पौधा, 2 संकर लंबे पौधे और 1 शुद्ध बौना पौधा प्राप्त होता है। अब शुद्ध लंबे पौधे को डबल टी यानी डबल कैपिटल टी से दर्शाया गया है, संकर लंबे पौधे को कैपिटल टी स्मॉल टी से दर्शाया गया है और बौने पौधे को स्मॉल टी से दर्शाया गया है। तो ऐसे ही अगली पीढ़ी में शुद्ध लंबे वाले पौधे से सभी लंबे पौधे उत्पन्न होंगे, संकर लंबे वाले से 3:1 के अनुपात में यानी 3 लंबे और 1 बौना पौधा उत्पन्न होगा। ऐसे ही शुद्ध बौने पौधे से शुद्ध बौने पौधे ही उत्पन्न होंगे। इस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी यही चलता रहेगा। तो इस प्रकार से एक संकर संकरण या मोनो हाइब्रिड क्रॉस हो गया है। मेंडल द्वारा प्रतिपादित द्विसंकर संकरण अथवा डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में बताएंगे। शुरू करते हैं। एक संकर संकरण प्रयोग करने के बाद मेंडल ने एक से अधिक लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करने का सोचा, जिसमें उन्होंने 2 युग्म विकल्पी लक्षणों वाले पौधों का क्रॉस करवाया। तो ऐसे संकरण को जिसमें 2 जोड़ी विपरीत लक्षण भाग लेते हैं उसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। अर्थात ऐसा संकरण जिसमें 2 जोड़ी विपरीत लक्षण भाग लेते हैं उसे डाई हाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। तो कुल मिलाकर के द्विसंकर संकरण की परिभाषा होगी जब 2 जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण या क्रॉस कराया जाता है तो उसे डाई हाइब्रिड क्रॉस अथवा द्विसंकर संकरण अथवा द्विसंकरीय कहा जाता है। इस प्रकार से संकरण के लिए मेंडल ने 2 प्रकार के पौधों को चुना, पहले गोल तथा पीले बीज वाले तथा दूसरे हरे तथा झुर्रीदार बीज वाले। इनमें से पीले और गोल वाले प्रभावी लक्षण वाले पौधे थे, जबकि हरे और झुर्रीदार वाले अप्रभावी थे। मतलब मेंडल ने द्विसंकर क्रॉस के लिए या डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए मटर के बीज का आवरण के रंग और उसके आकार के आधार पर चुना। तो चार्ट में देखिए, बीजावरण के रंग में पीला प्रभावी लक्षण वाला चुना और फिर हरा अप्रभावी लक्षण वाला चुना। ऐसे ही बीज के आकार के लिए गोल प्रभावी लक्षण के लिए चुना और झुर्रीदार अप्रभावी लक्षण के लिए चुना। इसी को कैपिटल Y और कैपिटल R के रूप में दर्शाया हुआ है। डबल Y और डबल R इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि कोशिकाओं में लक्षण पेयर्स में पाए जाते हैं। मैंने पहले ही वीडियो में आपको बताया था जब एक संकर संकरण समझा रहे थे। तो पीले गोल या YYRR वाले शुद्ध पौधे हैं या प्रभावी लक्षण वाले हैं। दूसरी तरफ हरे झुर्रीदार को स्मॉल y और स्मॉल r से दर्शाया गया है, यानी कि जोड़ों में लिखा गया है। तो जोड़ों में क्यों लिखा गया अभी आपको बता ही
ही चुके हैं, तो ये भी हुए शुद्ध होते हैं, यानी ये भी पौधे शुद्ध हैं। अब इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाया जाता है, तो क्रॉस करवाने पर F1 पीढ़ी में या प्रथम पीढ़ी में पीले गोल वाली संकर संतति प्राप्त होती है, यानी पीले गोल वाले संतानें उत्पन्न होती हैं। मतलब क्रॉस के बाद पहली पीढ़ी में पीले गोल वाले संकर पौधे मिलते हैं। मीन्स कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल आर, मतलब दो युग्म विकल्पीय लक्षणों वाले बीजों में संकरण कराने पर उत्पन्न प्रथम संतानीय पीढ़ी में F1 में सभी बीज गोल तथा पीले उत्पन्न होते हैं। फिर इस पीढ़ी के पौधों में स्वपरागण कराया जाता है, यानी प्रथम पीढ़ी के पौधों में स्वपरागण कराते हैं और स्वपरागण के द्वारा उत्पन्न द्वितीय संतानीय पीढ़ी F2 में 4 प्रकार के 16 बीज प्राप्त होते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, 9 बीज पीले और गोल होते हैं, 3 बीज पीले और झुर्रीदार हुए, 3 गोल और हरे हुए तथा 1 हरा और झुर्रीदार हुआ। जैसा कि आपको चित्र में दिख भी रहा है कि 9 बीज जो हैं वो पीले और गोल हैं, 3 बीज पीले और झुर्रीदार हैं, 3 जो हैं वो गोल और हरे हैं तथा 1 जो है वो हरा और झुर्रीदार है। मतलब दूसरी पीढ़ी F2 में पीले व गोल बीज, पीले व झुर्रीदार बीज, हरे व गोल बीज तथा झुर्रीदार व हरे बीज 9:3:3:1 के अनुपात में प्राप्त होते हैं। तो बीज के आवरण का पीला या हरा रंग बीज के गोल या झुर्रीदार आकार में से किसी के साथ भी जा सकता है। अतः किसी लक्षण के कारक युग्म में से कारकों का चयन स्वतंत्र होता है। इस नियम के अनुसार जब 2 या 2 से अधिक युग्म विकल्पी लक्षणों में से एक दूसरे से भिन्न होते हैं तो उनमें से एक लक्षण की वंशागति पर दूसरे लक्षणों की उपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि मेंडल ने अंत में कंक्लूजन जो निकाला, जो नियम निकाला, बताया कि जब 2 या 2 से अधिक युग्म विकल्पी लक्षणों में से एक दूसरे से भिन्न होते हैं तो उनमें से एक लक्षण की वंशागति पर दूसरे लक्षणों की उपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए अब मेंडल के आनुवांशिकता के नियम समझ लेते हैं। तीनों नियम को एक एक करके समझा देते हैं। शुरू करते हैं। मेंडल के आनुवांशिकी के 3 नियम हैं। पहला प्रभाविता का नियम, जिसे एकल लक्षण का नियम भी कहते हैं और अंग्रेजी में लॉ ऑफ डोमिनेंस कहा जाता है। दूसरा पृथक्करण का नियम, जिसे युग्मक की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है और अंग्रेजी में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। और तीसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, जिसे द्विसंकर क्रॉस भी कह सकते हैं आप, या द्विसंकर क्रॉस के ऊपर ही आधारित होता है। इसे अंग्रेजी में लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहा जाता है। तो इन तीनों मेंडल के आनुवांशिकता के नियमों को एक एक करके आपको समझाऊंगा, जिसमें से पहला है प्रभाविता का नियम, अथवा अंग्रेजी में लॉ ऑफ डोमिनेंस भी कहा जाता है। चलिए पहले मेंडल के प्रभाविता के नियम को सरल भाषा में आपको समझा देते हैं, इसके बाद डिटेल से अभी बताएंगे। जब शुद्ध लंबे पौधे का क्रॉस शुद्ध बौने पौधे से कराया जाता है तो क्रॉस कराने के बाद दोनों में से जो लक्षण प्रकट होता है, दोनों में से जो लक्षण का मतलब ये हुआ कि पहला लक्षण था शुद्ध लंबा पौधा और दूसरा लक्षण था शुद्ध बौना पौधा, तो इन दोनों लक्षणों में से क्रॉस कराने के बाद जो लक्षण प्रकट होता है, जो लक्षण दिखाई देता है, उसे प्रभावी लक्षण कहा जाता है। यानी कि जो दिखाई दिया उसे प्रभावी, और जो प्रकट नहीं होता है या जो दिखाई नहीं देता है उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर शुद्ध लंबा पौधा है और इसका क्रॉस शुद्ध बौने पौधे से कराया गया है, तो जो संतान उत्पन्न हुई उसमें सभी लंबे पौधे उत्पन्न हुए हैं। तो लंबे पौधे उत्पन्न हुए इसलिए लंबापन प्रभावी लक्षण हुआ, और बौने पौधे उत्पन्न नहीं हुए इसलिए बौनापन अप्रभावी लक्षण हुआ। यही प्रभाविता का नियम है। चलिए अब इसको हम डिटेल से आपको समझा देते हैं। इस नियम का अर्थ हुआ कि जब विपरीत लक्षणों वाले जीवों का क्रॉस कराया जाता है तो नई संतान में जो लक्षण दिखाई देते हैं
उसे ही प्रभावी लक्षण कहते हैं, और जो लक्षण दिखाई नहीं देते हैं उसे अप्रभावी लक्षण कहा जाता है। इसे ही प्रभाविता का नियम कहते हैं। चलिए मेंडल के इस प्रभाविता के नियम को या लॉ ऑफ डोमिनेंस को चित्र के माध्यम से और उदाहरण के माध्यम से आपको समझा देते हैं। जब शुद्ध समयुग्मजीय लंबे तथा शुद्ध बौने पौधों के बीच में संकरण कराया जाता है, यानी शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधों के बीच में संकरण कराया गया, तो प्रथम संतानीय पीढ़ी F1 में विपरीत लक्षणों में से केवल एक लक्षण लंबापन प्रभावित होता है। यानी पहला लक्षण था शुद्ध लंबा, दूसरा लक्षण था शुद्ध बौना, दोनों के बीच में क्रॉस कराया गया, तो दोनों लक्षणों में से जो प्रथम संतानीय पीढ़ी F1 हुई, इसमें दोनों विपरीत लक्षण थे, तो दोनों में से एक लक्षण प्रभावी हुआ, वो हुआ लंबापन, और बौनापन जो था वो अप्रभावी रहा। तो इस नियम का मतलब ये हुआ कि एक लंबा मटर का पौधा और एक बौना मटर का पौधा लिया गया, फिर उनके बीच में क्रॉस कराया गया। क्रॉस कराने पर इनके गुणसूत्रों में एक ही प्रकार के लक्षणों के जीन्स मौजूद थे, तो क्रॉस कराने पर क्या हुआ कि प्रथम संतानीय पीढ़ी में विपरीत लक्षणों में से, यानी जो दो अलग अलग लक्षण थे लंबे और बौने, उन विपरीत लक्षणों में से केवल एक ही लक्षण दिखाई दिया, यानी लंबापन लक्षण दिखाई दिया। जो लक्षण दिखाई देता है उसे ही प्रभावी लक्षण कहा जाता है, इसीलिए यहाँ पर लंबापन लक्षण प्रभावी लक्षण है। और क्रॉस कराने के बाद जो लक्षण दिखाई नहीं देता है उसे अप्रभावी लक्षण कहा जाता है, यानी यहाँ पर बौनापन लक्षण अप्रभावी लक्षण हुआ क्योंकि ये दिखाई नहीं दिया। तो ये तो हुआ मेंडल के आनुवांशिकता का पहला नियम, प्रभाविता का नियम। चलिए अब दूसरे नियम पृथक्करण के नियम को समझा देते हैं। तो पृथक्करण का नियम अथवा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इसे बोला जाता है। पृथक्करण का अर्थ होता है अलग अलग होना या पृथक पृथक होना। आप समझ गए होंगे। चलिए अब इसको बताते हैं। जब प्रथम संतानीय पीढ़ी F1 के विषम युग्मजीय पौधों में स्वपरागण कराते हैं, यानी प्रथम पीढ़ी तक तो हो गया था, इसके बाद जब प्रथम संतानीय पीढ़ी हो गई, प्रथम पीढ़ी बन गई, तो इसके विषम युग्मजीय पौधों में जब स्वपरागण कराया गया, विषम युग्मजीय का मतलब होता है गुणसूत्रों में अलग अलग प्रकार के लक्षणों के जीन्स मौजूद हों, तो उसे विषम युग्मजीय कहा जाता है। तो जब F1 पीढ़ी के विषम युग्मजीय पौधों में स्वपरागण कराया गया, तो द्वितीय संतानीय पीढ़ी F2 के सदस्यों में परस्पर विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात में पृथक्करण हो जाता है, यानी एक निश्चित अनुपात में पृथक पृथक हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। मतलब दूसरी पीढ़ी के पौधों में विपरीत गुणों का बराबर मात्रा में पृथक्करण होता है या बराबर बराबर भागों में अलग अलग बढ़ जाते हैं, इसीलिए इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। तो जिन लक्षणों का पृथक्करण होता है ये एक निश्चित अनुपात में होता है, इसीलिए स्पष्ट है कि प्रथम पीढ़ी F1 में साथ साथ रहने पर भी लक्षणों का आपस में मिश्रण नहीं होता है, वो पृथक पृथक ही रहते हैं, अलग अलग ही रहते हैं, और युग्मक निर्माण के समय ये लक्षण पृथक पृथक हो जाते हैं अथवा अलग अलग हो जाते हैं। मतलब युग्मकों की शुद्धता बनी रहती है, इसीलिए इस नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। यानी जो पृथक्करण का नियम है इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं, अथवा अंग्रेजी में लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहा जाता है। चलिए इस नियम को भी एग्जाम्पल की सहायता से उदाहरण के द्वारा आपको समझा देते हैं। तो जब शुद्ध लंबे व शुद्ध बौने मटर के पौधों में संकरण कराने पर प्रथम पीढ़ी में संकर किस्म के पौधे उत्पन्न होते हैं, तो इस प्रथम पीढ़ी F1 से स्वपरागण द्वारा द्वितीय पीढ़ी में लंबेपन और बौनेपन लक्षण वाले पौधे फिर से प्राप्त होते हैं। अर्थात जब प्रथम पीढ़ी F1 में स्वपरागण कराया जाता है तो स्वपरागण के बाद जो संतानें उत्पन्न होती हैं उन्हें द्वितीय पीढ़ी या F2 कहते हैं, और F2 पीढ़ी में लंबेपन तथा बौनेपन के लक्षण फिर से मिलते हैं। अर्थात जब शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध बौने पौधे के बीच में संकरण कराया गया तो सभी लंबे पौधे प्राप्त हुए और उसी को F1 पीढ़ी कहा। फिर F1 पीढ़ी में स्वपरागण कराया गया तो जो संतानें उत्पन्न हुई उन्हें F2 पीढ़ी कहा या द्वितीय पीढ़ी कहा। तो इस F2 पीढ़ी में लंबेपन का फैक्टर कैपिटल T तथा बौनेपन का फैक्टर स्मॉल t दोनों मिलकर दूसरी पीढ़ी में लंबे तथा बौने पौधे उत्पन्न करते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं,
3 लंबे पौधे और एक बौना पौधा उत्पन्न हुआ है। यदि जीन्स के आधार पर देखा जाए तो 25% शुद्ध लंबे पौधे हैं, 50% संकर लंबे पौधे हैं और 25% शुद्ध बौने पौधे उत्पन्न हुए हैं, जिनका अनुपात 1:2:1 का होता है। तो ये तो हुआ पृथक्करण का नियम। चलिए अब स्वतंत्र अभ्युहन का नियम समझा देते हैं, अर्थात लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में जान लेते हैं। बता दूं कि पहले वीडियो में मैंने जिसे आपको द्विसंकर संकरण या डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में बताया था, बिल्कुल उसी के ऊपर स्वतंत्र अभ्युहन नियम आधारित है, अर्थात स्वतंत्र अभ्युहन का नियम डाई हाइब्रिड क्रॉस के रिजल्ट्स पर ही आधारित है। इस प्रकार के संकरण में जब किन्हीं 2 या 2 से अधिक कारक या फैक्टर, पेयर्स या युग्मों के लिए 2 जोड़ी विपरीत प्रभावों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है, तो इन कारकों या फैक्टर का पृथक्करण तथा चयन स्वतंत्र होता है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि स्वतंत्र अभ्युहन नियम के अंतर्गत जब 2 विपरीत लक्षणों या प्रभावों वाले पौधों में क्रॉस कराया तो एक लक्षण की वंशागति दूसरे को प्रभावित नहीं करती है। चलिए उदाहरण के माध्यम से इस नियम को समझा देते हैं। इस नियम की व्याख्या मेंडल के द्विसंकर क्रॉस या डाई हाइब्रिड क्रॉस से की जा सकती है। यानी इस नियम को द्विसंकर क्रॉस या डाई हाइब्रिड क्रॉस से तुलना की जा सकती है। मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस में F1 पीढ़ी में सभी बीज गोल तथा पीले थे, जैसा कि आप लोगों को पहले बताया था, और चित्र में भी आप देख रहे हैं कि जब पीले गोल बीजों को हरे झुर्रीदार बीजों के साथ क्रॉस कराया गया तो प्रथम पीढ़ी F1 में पीले गोल बीज उत्पन्न हुए। फिर इसी पीढ़ी में यानी इसी प्रथम पीढ़ी F1 में स्वपरागण या क्रॉस पॉलिनेशन कराने पर द्वितीय पीढ़ी F2 में उत्पन्न संतानों में 4 प्रकार के बीज मिले। पहले बीज यानी जो पहले वाले मिले वो पीले गोल, दूसरे हरे गोल, तीसरे पीले झुर्रीदार और चौथे हरे झुर्रीदार। तो पीले व गोल ये दोनों प्रभावी थे, 9 बीज उत्पन्न हुए। फिर हरे व गोल ये प्रभावी, इसमें पहला प्रभावी और दूसरा अप्रभावी था, 3 बीज उत्पन्न हुए। ऐसे ही पीले झुर्रीदार में पहला अप्रभावी तथा दूसरा जो था वो प्रभावी हुआ और ये 3 बीज उत्पन्न हुए। ऐसे ही पौधों में हरे और झुर्रीदार जो उत्पन्न हुए ये दोनों अप्रभावी थे। तो प्राप्त चारों प्रकार के बीजों से स्पष्ट होता है कि जो 2 लक्षण जनक पौधों में एक साथ थे, गोल आकार और पीला रंग तथा झुर्रीदार आकार और हरा रंग, वह संकरण से प्राप्त F1 पीढ़ी में अलग अलग हो गए तथा F2 पीढ़ी में ये स्वतंत्र रूप से संयुक्त होकर प्रकट हुए। इसी कारण झुर्रीदार बीजों के साथ पीला रंग और गोल बीजों के साथ हरा रंग भी प्रकट होता है या प्रकट हुआ। इससे स्पष्ट होता है कि लक्षणों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है और एक लक्षण की वंशागति दूसरे को प्रभावित नहीं करती है। तो F2 पीढ़ी में बीज के आकार व रंग का अनुपात 9:3:3:1 का होता है। तो मतलब ये हुआ कि जो प्राप्त 4 प्रकार के बीज प्राप्त हुए हमें, ये 2 लक्षण जनक पौधों में एक साथ संकरण से F1 पीढ़ी में अलग अलग हो गए और F2 पीढ़ी में ये स्वतंत्र रूप से संयुक्त होकर प्रकट होते हैं। इसी कारण झुर्रीदार बीजों के साथ पीला रंग और गोल बीजों के साथ हरा रंग प्रकट होता है। तो इस प्रकार से ये हुआ स्वतंत्र अभ्युहन का नियम। तो आशा है आप लोगों को मेंडल के आनुवांशिकता के तीनों नियम अर्थात प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अभ्युहन का नियम अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले अगले वीडियो की नोटिफिकेशन भी, उसकी जानकारी भी आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज हम आप लोगों को मेंडल के नियम बताएंगे अर्थात मेंडल्स लॉज के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। मेंडल के आनुवंशिकी के 3 नियम हैं। पहला प्रभाविता का नियम, जिसे एकल लक्षण का नियम भी कहते हैं और अंग्रेजी में लॉ ऑफ डोमिनेंस कहा जाता है। दूसरा
पृथक्करण का नियम, जिसे युग्मक की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है और अंग्रेजी में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। और तीसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, जिसे द्विसंकर क्रॉस भी कह सकते हैं आप, या द्विसंकर क्रॉस के ऊपर ही आधारित होता है। इसे अंग्रेजी में लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहा जाता है। तो इन तीनों मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों को एक एक करके आपको समझाऊंगा, जिसमें से पहला है प्रभाविता का नियम, अथवा अंग्रेजी में लॉ ऑफ डोमिनेंस भी कहा जाता है। चलिए पहले मेंडल के प्रभाविता के नियम को सरल भाषा में आपको समझा देते हैं, इसके बाद डिटेल से अभी बताएंगे। जब शुद्ध लंबे पौधे का क्रॉस शुद्ध बौने पौधे से कराया जाता है, तो क्रॉस कराने के बाद दोनों में से जो लक्षण प्रकट होता है, दोनों में से जो लक्षण का मतलब यह हुआ कि पहला लक्षण था शुद्ध लंबा पौधा और दूसरा लक्षण था शुद्ध बौना पौधा, तो इन दोनों लक्षणों में से क्रॉस कराने के बाद जो लक्षण प्रकट होता है, जो लक्षण दिखाई देता है, उसे प्रभावी लक्षण कहा जाता है। यानी कि जो दिखाई दिया उसे प्रभावी, और जो प्रकट नहीं होता है या जो दिखाई नहीं देता है उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर शुद्ध लंबा पौधा है और इसका क्रॉस शुद्ध बौने पौधे से कराया गया है, तो जो संतान उत्पन्न हुई उसमें सभी लंबे पौधे उत्पन्न हुए हैं। तो लंबे पौधे उत्पन्न हुए इसलिए लंबापन प्रभावी लक्षण हुआ, और बौने पौधे उत्पन्न नहीं हुए इसलिए बौनापन अप्रभावी लक्षण हुआ। यही प्रभाविता का नियम है। चलिए अब इसको हम डिटेल से आपको समझा देते हैं। इस नियम का अर्थ हुआ कि जब विपरीत लक्षणों वाले जीवों का क्रॉस कराया जाता है, तो नई संतान में जो लक्षण दिखाई देते हैं उसे ही प्रभावी लक्षण कहते हैं, और जो लक्षण दिखाई नहीं देते हैं उसे अप्रभावी लक्षण कहा जाता है। इसे ही प्रभाविता का नियम कहते हैं। चलिए मेंडल के इस प्रभाविता के नियम को या लॉ ऑफ डोमिनेंस को चित्र के माध्यम से और उदाहरण के माध्यम से आपको समझा देते हैं। जब शुद्ध समयुग्मजी लंबे तथा शुद्ध बौने पौधों के बीच में संकरण कराया जाता है, यानी शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधों के बीच में संकरण कराया गया, तो प्रथम संतानीय पीढ़ी F1 में विपरीत लक्षणों में से केवल एक लक्षण लंबापन प्रभावित होता है। यानी पहला लक्षण था शुद्ध लंबा, दूसरा लक्षण था शुद्ध बौना, दोनों के बीच में क्रॉस कराया गया, तो दोनों लक्षणों में से जो प्रथम संतानीय पीढ़ी F1 हुई, इसमें दोनों विपरीत लक्षण थे, तो दोनों में से एक लक्षण प्रभावी हुआ, वो हुआ लंबापन, और बौनापन जो था वो अप्रभावी रहा। तो इस नियम का मतलब ये हुआ कि एक लंबा मटर का पौधा और एक बौना मटर का पौधा लिया गया, फिर उनके बीच में क्रॉस कराया गया। क्रॉस कराने पर इनके गुणसूत्रों में एक ही प्रकार के लक्षणों के जीन्स मौजूद थे। तो क्रॉस कराने पर क्या हुआ कि प्रथम संतानीय पीढ़ी में विपरीत लक्षणों में से, यानी जो दो अलग अलग लक्षण थे लंबे और बौने, उन विपरीत लक्षणों में से केवल एक ही लक्षण दिखाई दिया, यानी लंबापन लक्षण दिखाई दिया। जो लक्षण दिखाई देता है उसे ही प्रभावी लक्षण कहा जाता है, इसीलिए यहाँ पर लंबापन लक्षण प्रभावी लक्षण है। और क्रॉस कराने के बाद जो लक्षण दिखाई नहीं देता है उसे अप्रभावी लक्षण कहा जाता है, यानी यहाँ पर बौनापन लक्षण अप्रभावी लक्षण हुआ, क्योंकि ये दिखाई नहीं दिया। तो ये तो हुआ मेंडल के आनुवंशिकता का पहला नियम, प्रभाविता का नियम। चलिए अब दूसरे नियम पृथक्करण के नियम को समझा देते हैं। तो पृथक्करण का नियम अथवा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इसे बोला जाता है। पृथक्करण का अर्थ होता है अलग अलग होना या पृथक पृथक होना। आप समझ गए होंगे। चलिए अब इसको बताते हैं। जब प्रथम संतानीय पीढ़ी F1 के विषम युग्मजी पौधों में स्वपरागण कराते हैं, यानी प्रथम पीढ़ी तक तो हो गया था, इसके बाद जब प्रथम संतानीय पीढ़ी हो गई, प्रथम पीढ़ी बन गई, तो इसके विषम युग्मजी पौधों में जब स्वपरागण कराया गया, विषम युग्मजी का मतलब होता है गुणसूत्रों में अलग अलग प्रकार के लक्षणों के जीन्स मौजूद हों, तो उसे विषम युग्मजी कहा जाता है। तो जब F1 पीढ़ी के विषम युग्मजी पौधों में स्वपरागण कराया गया, तो द्वितीय संतानीय पीढ़ी F2 के सदस्यों में परस्पर विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात में पृथक्करण हो जाता है, यानी एक निश्चित अनुपात में पृथक पृथक हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। मतलब दूसरी पीढ़ी के पौधों में विपरीत गुणों का बराबर मात्रा में पृथक्करण होता है या बराबर बराबर भागों में अलग अलग बढ़ जाते हैं, इसीलिए इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं।
तो जिन लक्षणों का पृथक्करण होता है ये एक निश्चित अनुपात में होता है। इसीलिए स्पष्ट है कि प्रथम पीढ़ी F1 में साथ साथ रहने पर भी लक्षणों का आपस में मिश्रण नहीं होता है, वो पृथक पृथक ही रहते हैं, अलग अलग ही रहते हैं और युग्मक निर्माण के समय ये लक्षण पृथक पृथक हो जाते हैं अथवा अलग अलग हो जाते हैं, मतलब युग्मकों की शुद्धता बनी रहती है। इसीलिए इस नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। यानी जो पृथक्करण का नियम है इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं अथवा अंग्रेजी में लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहा जाता है। चलिए इस नियम को भी एग्जाम्पल की सहायता से उदाहरण के द्वारा आपको समझा देते हैं। तो जब शुद्ध लंबे व शुद्ध बौने मटर के पौधों में संकरण कराने पर प्रथम पीढ़ी में संकर किस्म के पौधे उत्पन्न होते हैं तो इस प्रथम पीढ़ी F1 से स्वपरागण द्वारा द्वितीय पीढ़ी में लंबेपन और बौनेपन लक्षण वाले पौधे फिर से प्राप्त होते हैं। अर्थात जब प्रथम पीढ़ी F1 में स्वपरागण कराया जाता है तो स्वपरागण के बाद जो संतानें उत्पन्न होती हैं उन्हें द्वितीय पीढ़ी या F2 कहते हैं और F2 पीढ़ी में लंबेपन तथा बौनेपन के लक्षण फिर से मिलते हैं। अर्थात जब शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध बौने पौधे के बीच में संकरण कराया गया तो सभी लंबे पौधे प्राप्त हुए और उसी को F1 पीढ़ी कहा। फिर F1 पीढ़ी में स्वपरागण कराया गया तो जो संतानें उत्पन्न हुई उन्हें F2 पीढ़ी कहा या द्वितीय पीढ़ी कहा। तो इस F2 पीढ़ी में लंबेपन का फैक्टर कैपिटल T तथा बौनेपन का फैक्टर स्मॉल t दोनों मिलकर दूसरी पीढ़ी में लंबे तथा बौने पौधे उत्पन्न करते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं 3 लंबे पौधे और 1 बौना पौधा उत्पन्न हुआ है। यदि जीन्स के आधार पर देखा जाए तो 25% शुद्ध लंबे पौधे हैं, 50% संकर लंबे पौधे हैं और 25% शुद्ध बौने पौधे उत्पन्न हुए हैं जिनका अनुपात 1:2:1 का होता है। तो ये तो हुआ पृथक्करण का नियम। चलिए अब स्वतंत्र अभ्युहन का नियम समझा देते हैं अर्थात लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में जान लेते हैं। बता दूं कि पहले वीडियो में मैंने जिसे आपको द्विसंकर संकरण या डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में बताया था बिल्कुल उसी के ऊपर स्वतंत्र अभ्युहन नियम आधारित है। अर्थात स्वतंत्र अभ्युहन का नियम डाई हाइब्रिड क्रॉस के रिजल्ट्स पर ही आधारित है। इस प्रकार के संकरण में जब किन्हीं 2 या 2 से अधिक कारक या फैक्टर पेयर्स या युग्मों के लिए 2 जोड़ी विपरीत प्रभावों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो इन कारकों या फैक्टर का पृथक्करण तथा चयन स्वतंत्र होता है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि स्वतंत्र अभ्युहन नियम के अंतर्गत जब 2 विपरीत लक्षणों या प्रभावों वाले पौधों में क्रॉस कराया तो एक लक्षण की वंशागति दूसरे को प्रभावित नहीं करती है। चलिए उदाहरण के माध्यम से इस नियम को समझा देते हैं। इस नियम की व्याख्या मेंडल के द्विसंकर क्रॉस या डाई हाइब्रिड क्रॉस से की जा सकती है। यानी इस नियम को द्विसंकर क्रॉस या डाई हाइब्रिड क्रॉस से तुलना की जा सकती है। मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस में F1 पीढ़ी में सभी बीज गोल तथा पीले थे जैसा कि आप लोगों को पहले बताया था और चित्र में भी आप देख रहे हैं कि जब पीले गोल बीजों को हरे झुर्रीदार बीजों के साथ क्रॉस कराया गया तो प्रथम पीढ़ी F1 में पीले गोल बीज उत्पन्न हुए। फिर इसी पीढ़ी में यानी इसी प्रथम पीढ़ी F1 में स्वपरागण या क्रॉस पॉलिनेशन कराने पर द्वितीय पीढ़ी F2 में उत्पन्न संतानों में 4 प्रकार के बीज मिले। पहले बीज यानी जो पहले वाले मिले वो पीले गोल, दूसरे हरे गोल, तीसरे पीले झुर्रीदार और चौथे हरे झुर्रीदार। तो पीले व गोल ये दोनों प्रभावी थे, 9 बीज उत्पन्न हुए। फिर हरे व गोल ये प्रभावी, इसमें पहला प्रभावी और दूसरा अप्रभावी था, 3 बीज उत्पन्न हुए। ऐसे ही पीले झुर्रीदार में पहला अप्रभावी तथा दूसरा जो था वो प्रभावी हुआ और ये 3 बीज उत्पन्न हुए। ऐसे ही पौधों में हरे और झुर्रीदार जो उत्पन्न हुए ये दोनों अप्रभावित। तो प्राप्त चारों प्रकार के बीजों से स्पष्ट होता है कि जो 2 लक्षण जनक पौधों में एक साथ थे, गोल आकार और पीला रंग तथा झुर्रीदार आकार और हरा रंग, वह संकरण से प्राप्त F1 पीढ़ी में अलग अलग हो गए तथा F2 पीढ़ी में ये स्वतंत्र रूप से संयुक्त होकर प्रकट हुए। इसी कारण झुर्रीदार बीजों के साथ
पीला रंग और गोल बीजों के साथ हरा रंग भी प्रकट होता है या प्रकट हुआ। इससे स्पष्ट होता है कि लक्षणों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है और एक लक्षण की वंशागति दूसरे को प्रभावित नहीं करती है। तो F2 पीढ़ी में बीज के आकार व रंग का अनुपात 9:3:3:1 का होता है। तो मतलब ये हुआ कि जो प्राप्त 4 प्रकार के बीज प्राप्त हुए हमें, ये 2 लक्षण जनक पौधों में एक साथ संकरण से F1 पीढ़ी में अलग अलग हो गए और F2 पीढ़ी में ये स्वतंत्र रूप से संयुक्त होकर प्रकट होते हैं। इसी कारण झुर्रीदार बीजों के साथ पीला रंग और गोल बीजों के साथ हरा रंग प्रकट होता है। तो इस प्रकार से ये हुआ स्वतंत्र अभ्युवन का नियम। तो आशा है आप लोगों को मेंडल के आनुवांशिकता के तीनों नियम अर्थात प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अभ्युवन का नियम अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले अगले वीडियो की नोटिफिकेशन भी, उसकी जानकारी भी आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज हम आप लोगों को मेंडल द्वारा संपादित एक संकर संकरण अथवा मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहले एक संकर संकरण क्या होता है ये जान लेते हैं अथवा मोनो हाइब्रिड क्रॉस की परिभाषा समझ लेते हैं। तो जब एक तुलनात्मक आनुवांशिक लक्षण को ध्यान में रखकर संकरण कराया जाता है तो उसे एक संकर संकरण कहते हैं अथवा एक जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले नर और मादा में संकरण को एक संकर संकरण कहा जाता है। चलिए अब एक संकर संकरण अथवा मोनो हाइब्रिड क्रॉस को समझा देते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को मटर के पौधे पर ही एक संकर संकरण को समझाता हूं, यानी मोनो हाइब्रिड को मटर के पौधे पर सबसे पहले समझाता हूं। इसके बाद रेखा चित्र अथवा चेकर बोर्ड के माध्यम से आपको समझा दूंगा ताकि अच्छी तरह से एक संकर संकरण या मोनो हाइब्रिड क्रॉस आपको समझ में आ जाए। चित्र को देखिए, मेंडल ने एक लंबा मटर का पौधा लिया है और दूसरा बौना मटर का पौधा लिया है। फिर इन दोनों पौधों का संकरण कराया है या क्रॉस कराया है। संकरण कराने के बाद प्रथम पीढ़ी में सभी लंबे पौधे उत्पन्न होते हैं जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है। फिर इनके बीच में स्वपरागण कराया जाता है। स्वपरागण के बाद दूसरी पीढ़ी में 3 प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं। 3 प्रकार के कैसे? तो ये देखिए, ये कैपिटल टी वाला, फिर ये कैपिटल टी और स्मॉल टी वाले 2 हैं और फिर तीसरा स्मॉल टी वाले जो नाटे हैं या बौने हैं 1 है। तो प्राप्त तो हुए 3 प्रकार के पौधे, परंतु बाह्य आकारिकी को देखा जाए, मतलब पौधे के आकार को देखा जाए तो 2 ही प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं, 3 लंबे वाले और 1 छोटा वाला या बौना वाला। तो बाह्य आकारिकी के अनुसार लंबे तथा बौने पौधों में 3:1 का अनुपात है, अर्थात 3 लंबे और 1 बौना पौधा है। और यदि कारकों के आधार पर देखा जाए या जीन के आधार पर देखा जाए तो फिर पहले वाला कैपिटल टी शुद्ध लंबा पौधा है और दूसरा तथा तीसरा संकर लंबे पौधे हैं जो कैपिटल टी स्मॉल टी से दर्शाए हुए हैं। और शुद्ध बौने पौधों में आखिरी वाला है डबल स्मॉल टी वाला। तो जीन के आधार पर पौधों में 1:2:1 का अनुपात है, मतलब 1 शुद्ध लंबा पौधा है तो 2 संकर लंबे पौधे हैं और 1 शुद्ध बौना पौधा है। इसी प्रकार से दूसरी पीढ़ी में ये जो कैपिटल टी वाले पौधे हैं ये सदैव लंबे पौधों को जन्म देते हैं, ये देखिए, और स्मॉल टी वाले पौधे सदैव बौने पौधों को जन्म देते हैं। और जो कैपिटल टी स्मॉल टी वाले हैं ये लंबे और बौने पौधे 3:1 के अनुपात में उत्पन्न होते हैं या पैदा होते हैं। तो यही पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। तो ये तो समझा आप लोगों ने मटर के पौधे पर कैसे होता है। चलिए अब इसी को रेखा चित्र के माध्यम से या चेकर बोर्ड के माध्यम से आपको समझा देते हैं ताकि अच्छी तरह से मोनो हाइब्रिड क्रॉस आपको समझ में आ जाए। इसमें मेंडल ने मटर के लंबे पौधों का
बौने पौधों के साथ संकरण कराया। यानी जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है, इसमें मेंडल ने क्या किया कि मटर के लंबे पौधों को बौने पौधों के साथ में संकरण कराया। अर्थात मेंडल ने मटर के लगभग 2 मीटर लंबे पौधों का मटर के लगभग आधा मीटर लंबे पौधों से संकरण कराया। तो मटर के जो पौधे 2 मीटर के लंबे थे, उनका संकरण आधा मीटर लंबे वाले पौधों के साथ करवाया। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, लंबेपन के प्रभावी लक्षण को कैपिटल टी से प्रदर्शित किया गया है और बौनेपन के अप्रभावी लक्षण को स्मॉल टी से प्रदर्शित किया गया है। लेकिन आप लोग 2 कैपिटल टी और एक साथ में 2 स्मॉल टी देख रहे हैं, तो कोशिकाओं के लक्षण युग्मों या जोड़ों या पेयर्स में पाए जाते हैं। इसीलिए प्रत्येक लक्षण को यहाँ पर जोड़े में दिखाया गया है। इस प्रकार से यहाँ पर शुद्ध लंबे पौधे के लक्षण को डबल कैपिटल टी से दिखाया गया है और शुद्ध बौने पौधे के लक्षण को डबल स्मॉल टी से प्रदर्शित किया गया है। बता दें कि जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के बाद युग्मक या गैमेट्स बनते हैं और इन गैमेट्स अथवा युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। यानी गैमेट्स में क्रोमोसोम की संख्या हाफ होती है। इसीलिए यहाँ पर कैपिटल टी कोशिकाओं से कैपिटल टी प्रकार के युग्मक बने और इसी प्रकार से स्मॉल टी कोशिकाओं से स्मॉल टी प्रकार के युग्मक बने। यानी डबल कैपिटल टी जो लिखी हुई है उसमें एक कैपिटल टी प्रकार के युग्मक बने और डबल स्मॉल टी जो लिखी हुई है इसमें से एक स्मॉल टी प्रकार के युग्मक बने। अब जब ये युग्मक मिलते हैं तो इनके मिलने से कैपिटल टी स्मॉल टी लक्षण वाले पौधे उत्पन्न होते हैं अथवा युग्मकों के फ्यूजन से कैपिटल टी स्मॉल टी लक्षण वाले पौधे बनते हैं। तो ये बनी पहली पीढ़ी अथवा कहें तो F1 पीढ़ी बन चुकी है। पहली पीढ़ी में देखिए सभी पौधों में कैपिटल टी स्मॉल टी फैक्टर उपस्थित है, कारक उपस्थित है और लंबापन कैपिटल टी प्रभावी गुण होने के कारण इसके सभी पौधे लंबे होते हैं। क्योंकि लंबापन कैपिटल टी जो है ये प्रभावी गुण था, इसलिए इसके सभी पौधे लंबे होते हैं। इन पौधों में जनन के समय 2 तरह के युग्मकों का निर्माण होता है। जब इनमें जनन होता है तो जनन के समय में 2 प्रकार के युग्मकों का निर्माण होता है, 2 प्रकार के युग्मक बनते हैं। इसीलिए जितने युग्मक बनते हैं उनमें से आधे कैपिटल टी और लक्षण वाले होते हैं और अन्य आधे जो बचते हैं वो स्मॉल टी लक्षण वाले होते हैं। देखिए अब इनमें स्वपरागण या सेल्फ पोलिनेशन कराने पर 3 प्रकार के कारक युग्म वाले पौधे प्राप्त होते हैं, कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। ऐसे ही स्मॉल टी स्वपरागण कराने के बाद प्राप्त होते हैं। कहने का मतलब है जब स्वपरागण हुआ तो स्वपरागण के बाद में डबल कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी और डबल स्मॉल टी स्वपरागण करने के बाद प्राप्त होते हैं। लेकिन फिनोटाइप के अनुसार लंबे तथा बौने पौधों में 3:1 का अनुपात प्राप्त होता है। मतलब 3 लंबे पौधे और 1 बौना पौधा प्राप्त होता है। जबकि जीन अथवा कारकों के आधार पर अथवा जीनोटाइप के अनुसार शुद्ध लंबे पौधे यानी कैपिटल टी 25%, संकर लंबे पौधे 50% यानी कैपिटल टी स्मॉल टी 50% तथा शुद्ध बौने 25% यानी स्मॉल डबल टी जो होते हैं ये प्राप्त होते हैं। मतलब पौधों में अनुपात 1:2:1 का अनुपात होता है। इस प्रकार से द्वितीय पीढ़ी में स्मॉल टी लक्षण वाले पौधे सदैव बौने पौधे को जन्म देते हैं और कैपिटल टी लक्षण वाले पौधे सदैव लंबे पौधों को जन्म देते हैं, क्योंकि इनमें दोनों कारक समान हैं। इसके विपरीत कैपिटल टी स्मॉल टी लक्षण वाली संतति से प्रथम F1 पीढ़ी के पौधों के समान लंबे और बौने पौधे 3:1 के अनुपात में जन्म लेते हैं। यही क्रम पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। तो एक बार दोनों चित्रों को मिलाकर फिर से समझा देता हूं ताकि मोनो हाइब्रिड क्रॉस आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। देखिए मेंडल ने एक लंबे मटर के पौधे और दूसरे बौने मटर के पौधे के बीच में संकरण कराया अथवा क्रॉस कराया। क्रॉस कराने पर प्रथम पीढ़ी या F1 पीढ़ी में सभी लंबे पौधे उत्पन्न होते हैं।
क्योंकि लंबापन प्रभावी लक्षण था। उनमें स्वपरागण फिर कराया जाता है और स्वपरागण के बाद 2 प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं, 3 लंबे और 1 बौना, यानी 3:1 का अनुपात प्राप्त होता है। लेकिन यदि जीन के आधार पर देखा जाए तो 1 शुद्ध लंबा पौधा, 2 संकर लंबे पौधे और 1 शुद्ध बौना पौधा प्राप्त होता है। अब शुद्ध लंबे पौधे को डबल टी यानी डबल कैपिटल टी से दर्शाया गया है, संकर लंबे पौधे को कैपिटल टी स्मॉल टी से दर्शाया गया है और बौने पौधे को स्मॉल टी टी से दर्शाया गया है। तो ऐसे ही अगली पीढ़ी में शुद्ध लंबे वाले पौधे से सभी लंबे पौधे उत्पन्न होंगे, संकर लंबे वाले से 3:1 के अनुपात में यानी 3 लंबे और 1 बौना पौधा उत्पन्न होगा। ऐसे ही शुद्ध बौने पौधे से शुद्ध बौने पौधे ही उत्पन्न होंगे। इस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी यही चलता रहेगा। तो इस प्रकार से एक संकर संकरण या मोनो हाइब्रिड क्रॉस हो गया है। आशा है आप लोगों को अच्छी तरह से मोनो हाइब्रिड क्रॉस या एक संकर संकरण समझ में आ गया होगा। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले अगले वीडियो की नोटिफिकेशन भी, उसकी जानकारी भी आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज हम आप लोगों को मेंडल द्वारा प्रतिपादित द्विसंकर संकरण अथवा डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। एक संकर संकरण प्रयोग करने के बाद मेंडल ने एक से अधिक लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करने का सोचा, जिसमें उन्होंने 2 युग्म विकल्पी लक्षणों वाले पौधों का क्रॉस करवाया। तो ऐसे संकरण को जिसमें 2 जोड़ी विपरीत लक्षण भाग लेते हैं उसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। अर्थात ऐसा संकरण जिसमें 2 जोड़ी विपरीत लक्षण भाग लेते हैं उसे डाई हाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। तो कुल मिलाकर के द्विसंकर संकरण की परिभाषा होगी जब 2 जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण या क्रॉस कराया जाता है तो उसे डाई हाइब्रिड क्रॉस अथवा द्विसंकर संकरण अथवा द्विसंकरीय कहा जाता है। इस प्रकार से संकरण के लिए मेंडल ने 2 प्रकार के पौधों को चुना, पहले गोल तथा पीले बीज वाले तथा दूसरे हरे तथा झुर्रीदार बीज वाले। इनमें से पीले और गोल वाले प्रभावी लक्षण वाले पौधे थे, जबकि हरे और झुर्रीदार वाले अप्रभावी थे। मतलब मेंडल ने द्विसंकर क्रॉस के लिए या डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए मटर के बीज का आवरण के रंग और उसके आकार के आधार पर चुना। तो चार्ट में देखिए, बीजावरण के रंग में पीला प्रभावी लक्षण वाला चुना और फिर हरा अप्रभावी लक्षण वाला चुना। ऐसे ही बीज के आकार के लिए गोल प्रभावी लक्षण के लिए चुना और झुर्रीदार अप्रभावी लक्षण के लिए चुना। इसी को कैपिटल वाई और कैपिटल आर के रूप में दर्शाया हुआ है। डबल वाई और डबल आर इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि कोशिकाओं में लक्षण पेयर्स में पाए जाते हैं। मैंने पहले ही वीडियो में आपको बताया था जब एक संकर संकरण समझा रहे थे। तो पीले गोल या YYRR वाले शुद्ध पौधे हैं या प्रभावी लक्षण वाले हैं। दूसरी तरफ हरे झुर्रीदार को स्मॉल वाई और स्मॉल आर से दर्शाया गया है, यानी कि जोड़ों में लिखा गया है। तो जोड़ों में क्यों लिखा गया अभी आपको बता ही चुके हैं। तो ये भी हुए शुद्ध होते हैं, यानी ये भी पौधे शुद्ध हैं। अब इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाया जाता है। तो क्रॉस करवाने पर F1 पीढ़ी में या प्रथम पीढ़ी में पीले गोल वाली संकर संतति प्राप्त होती है, यानी पीले गोल वाले संतानें उत्पन्न होती हैं। मतलब क्रॉस के बाद पहली पीढ़ी में पीले गोल वाले संकर पौधे मिलते हैं। मीन्स कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल आर।
मतलब दो युग्म विकल्पी लक्षणों वाले बीजों में संकरण कराने पर उत्पन्न प्रथम संतानीय पीढ़ी में F1 में सभी बीज गोल तथा पीले उत्पन्न होते हैं। फिर इस पीढ़ी के पौधों में स्वपरागण कराया जाता है, यानी प्रथम पीढ़ी के पौधों में स्वपरागण कराते हैं और स्वपरागण के द्वारा उत्पन्न द्वितीय संतानीय पीढ़ी F2 में 4 प्रकार के 16 बीज प्राप्त होते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, 9 बीज पीले और गोल होते हैं, 3 बीज पीले और झुर्रीदार हुए, 3 गोल और हरे हुए तथा 1 हरा और झुर्रीदार हुआ। जैसा कि आपको चित्र में दिख भी रहा है कि 9 बीज जो हैं वो पीले और गोल हैं, 3 बीज पीले और झुर्रीदार हैं, 3 जो हैं वो गोल और हरे हैं तथा 1 जो है वो हरा और झुर्रीदार है। मतलब दूसरी पीढ़ी F2 में पीले व गोल बीज, पीले व झुर्रीदार बीज, हरे व गोल बीज तथा झुर्रीदार व हरे बीज 9:3:3:1 के अनुपात में प्राप्त होते हैं। तो बीज के आवरण का पीला या हरा रंग बीज के गोल या झुर्रीदार आकार में से किसी के साथ भी जा सकता है। अतः किसी लक्षण के कारक युग्म में से कारकों का चयन स्वतंत्र होता है। इस नियम के अनुसार जब 2 या 2 से अधिक युग्म विकल्पी लक्षणों में से एक दूसरे से भिन्न होते हैं तो उनमें से एक लक्षण की वंशागति पर दूसरे लक्षणों की उपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि मेंडल ने अंत में कंक्लूजन जो निकाला, जो नियम निकाला, बताया कि जब 2 या 2 से अधिक युग्म विकल्पी लक्षणों में से एक दूसरे से भिन्न होते हैं तो उनमें से एक लक्षण की वंशागति पर दूसरे लक्षणों की उपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज हम आप लोगों को अपूर्ण प्रभाविता का नियम अर्थात इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। प्रकृति में अनेक ऐसे उदाहरण हैं जो मेंडल के प्रभाविता के नियम का पालन नहीं करते हैं। यानी बहुत से ऐसे जीव हैं जो मेंडल के प्रभाविता के नियम का पालन नहीं करते हैं और पहली पीढ़ी में संकर सदस्य दोनों जनकों के लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं। दोनों जनकों का मतलब है जैसे लंबा और बौना 2 पौधे लिए गए थे, या गोल और झुर्रीदार, अथवा लाल और सफ़ेद फूल। इस तरह से ये दोनों जनक हो गए। जब क्रॉस कराया जाता है तो क्रॉस कराने वाले पैतृकों को जनक कहा जाता है। तो पहली पीढ़ी में संकर सदस्य जो होते हैं दोनों लक्षणों के जनकों को प्रदर्शित करते हैं तो उसे ही अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। अर्थात किसी संकर लक्षण में जब कोई प्रभावी कारक अपना पूरा प्रभाव नहीं दिखा पाता है और कुछ अप्रभावी लक्षण भी दिख जाता है तो प्रथम पीढ़ी में दोनों प्रभावी और अप्रभावी लक्षण दिखते हैं, उसे ही अपूर्ण प्रभाविता कहा जाता है। बता दूं कि अपूर्ण प्रभाविता मेंडल के नियमों का अपवाद है, इसीलिए मेंडल का पूर्ण प्रभाविता का नियम हमेशा सही नहीं होता है। अपूर्ण प्रभाविता की खोज कार्ल कॉरेंस ने की थी और बताया कि मेंडल का जो प्रभाविता का नियम है वो सभी जीवों पर लागू नहीं होता है। अपूर्ण प्रभाविता को गुलाबांस पौधे में देखा जा सकता है। गुलाबांस को मिराबिलस जलापा भी कहा जाता है, ये इसका वानस्पतिक नाम होता है, और गुलाबांस को ही 4 ओक क्लॉक भी कहते हैं। इस पौधे में मेंडल का प्रभाविता का नियम लागू नहीं हो पाता है। चलिए अब अपूर्ण प्रभाविता के उदाहरण गुलाबांस को अच्छी तरह से आपको चित्र के माध्यम से समझा देते हैं। चित्र में देखिए, एक लाल पुष्प लिया गया है जिसका फैक्टर कैपिटल RR है और एक सफ़ेद फूल लिया गया है जिसे फैक्टर स्मॉल RR से दर्शाया गया है। अब इन दोनों लाल और सफ़ेद फूल के बीच में क्रॉस कराया गया है, अथवा कहें तो लाल पुष्प और सफ़ेद पुष्प वाले पैतृक पीढ़ी के पौधों में क्रॉस या संकरण कराया गया है। क्रॉस कराने पर
F1 पीढ़ी में लाल रंग के पुष्प न प्राप्त होकर गुलाबी रंग के पुष्प प्राप्त होते हैं। अब यहीं पर बता दें कि यदि मेंडल का प्रभाविता का नियम होता या मेंडल का प्रभाविता का नियम यहाँ पर लगता तो यहाँ पर लाल पुष्प प्राप्त होते, गुलाबी नहीं। तो मेंडल का प्रभाविता का नियम यहाँ पर नहीं लागू हुआ, इसीलिए F1 पीढ़ी में गुलाबी रंग के पुष्प प्राप्त होते हैं। और जब गुलाबी रंग के पुष्पों का स्वपरागण कराया जाता है, यानी इन पुष्पों में जब स्वपरागण कराते हैं तो दूसरी पीढ़ी F2 में एक लाल पुष्प, दो गुलाबी पुष्प और एक सफ़ेद रंग का पुष्प वाला पौधा बनता है। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, दूसरी पीढ़ी में एक लाल पुष्प बना, दो गुलाबी पुष्प बने और एक सफ़ेद रंग का पुष्प बना। या कहें तो F1 पीढ़ी में स्वपरागण कराने पर F2 पीढ़ी में लाल पुष्प वाले समयुग्मजी, गुलाबी पुष्प वाले विषमयुग्मजी तथा सफ़ेद पुष्प वाले समयुग्मजी पौधे उत्पन्न हुए, जो 1:2:1 के अनुपात में उत्पन्न होते हैं। मतलब लाल पुष्प वाला एक पौधा हुआ, गुलाबी पुष्प वाले दो पौधे हुए और इसी तरह से सफ़ेद पुष्प वाला एक पौधा हुआ। इस आधार पर 1:2:1 का अनुपात बना या 1:2:1 के अनुपात में पौधे उत्पन्न होते हैं। अर्थात दूसरी संतति पीढ़ी F2 में समलक्षणी अनुपात जीनी अनुपात की तरह ही होता है। इसीलिए गुलाबांस के पुष्पों में लाल रंग सफ़ेद रंग पर पूर्ण प्रभावी नहीं हुआ, इसीलिए इसे अपूर्ण प्रभाविता का नियम बताया गया है। मतलब ये हुआ कि गुलाबांस में पुष्पों में जो लाल रंग है वो सफ़ेद रंग पर पूर्ण प्रभावी नहीं हो पाया, गुलाबी हो गया, लाल नहीं बन पाया, इसलिए ये अपूर्ण प्रभाविता का नियम है। इस प्रकार की अपूर्ण प्रभाविता अन्य जीवों में भी देखी गई है। जैसे कौन कौन से जीव हो सकते हैं? स्नैपड्रैगन नामक पौधे में भी अपूर्ण प्रभाविता को देखा गया है और एंडेल्यूसियन प्रजाति की जो मुर्गियां होती हैं इनमें भी अपूर्ण प्रभाविता को देखा गया है। यानी मुर्गी के परों का काला रंग चित्तीदार रंग पर पूर्ण प्रभावी नहीं हुआ। यानी जब प्रैक्टिकल करके देखा गया तो मुर्गी के परों का काला रंग जो था वो चित्तीदार रंग पर पूर्ण प्रभावी नहीं हो पाता। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज हम आप लोगों को मेंडल के नियमों का महत्व बताएंगे। इसी को आप मेंडल के नियमों का आर्थिक महत्व भी कह सकते हैं, अर्थात सिग्निफिकेंस ऑफ मेंडल्स लॉ के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला महत्व है मेंडल के नियम मुर्गी पालन, अंडों की नस्ल में सुधार, अधिक दूध देने वाले मवेशी, अच्छी नस्ल की भेड़ बकरियों और अन्य लाभकारी जंतुओं की नस्ल सुधारने में सहायक सिद्ध हुए हैं। इस पॉइंट का अर्थ हुआ कि पौधों की तरह ही मेंडल के नियमों की हेल्प से उपयोगी लक्षण वाले पशु पैदा किए जा सकते हैं, अधिक अंडे देने वाली मुर्गियां पैदा की जा सकती हैं और अन्य जंतु पैदा किए जा सकते हैं, चाहे वो मुर्गी पालन हो, अंडों की नस्ल में सुधार हो, अधिक दूध देने वाले जानवरों को पैदा करने में हो, अच्छी नस्ल की भेड़ और बकरियां उत्पन्न करने में हो। मेंडल के नियम सभी में सहायक सिद्ध हुए हैं। दूसरा है फसली पौधों व फलदार वृक्षों की नई किस्मों का विकास किया गया है जो रोग प्रतिरोधी, अधिक उपजदायक और पीड़क रोधी प्रतिरोधी हैं। अर्थात जितने भी फसली पौधे होते हैं उनकी नई नई किस्मों का विकास किया जा सकता है। फसली पौधे जैसे धान, गेहूं आदि अन्य जो फसलें आती हैं, ऐसे ही फलदार वृक्षों की नई नई किस्मों का विकास किया जा रहा है। अर्थात फलदार वृक्षों में चाहे आम हो, अमरूद हो, सेब हो, जो भी फल हो, सभी की नई नई किस्मों का मेंडल के नियम के अनुसार उत्पन्न किया जा रहा है। अर्थात मेंडल के नियम के अनुसार ही ये उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। तो इस पॉइंट के अंतर्गत बताया गया है कि फसली पौधों, फलदार वृक्षों की नई नई किस्मों का विकास होता है, जो मैंने आपको समझाया। साथ ही साथ जो रोग प्रतिरोधी यानी रोगों को होने से रोकते हैं, अधिक उपजदायक यानी अधिक उपज पैदा करती हैं और पीड़क रोधी जो कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, जो
फसलों को खाते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं, तो उनसे भी कोई नुकसान ना हो, ऐसी नई नई किस्में उत्पन्न की जा सकती हैं। फिर अगला पॉइंट है मानव जाति के सुधार के लिए और वंशागत रोगों से बचने के लिए मेंडल के नियमों पर आधारित सुजननिकी विज्ञान की स्थापना हुई है। अर्थात आनुवांशिकता के सिद्धांतों का उपयोग करके मानव प्रजाति की उन्नति की जा सकती है। आनुवांशिकी की इसी शाखा को सुजननिकी अथवा यूजेनिक्स कहा जाता है। बता दें कि यूजेनिक्स अथवा सुजननिकी की स्थापना सर्वप्रथम फ्रांसिस गाल्टन ने सन 1885 ईस्वी में की थी। तो कुल मिलाकर के इस पॉइंट का अर्थ हुआ कि मानव जाति की सुधार के लिए, वंशागत रोगों से बचने के लिए मेंडल के नियमों पर आधारित सुजननिकी विज्ञान की स्थापना हुई है। और इसके अंतर्गत होता क्या है, सुजननिकी में जो वंशागत रोग होते हैं उन रोगों से बचने के उपाय बताए गए हैं, उन रोगों से बचने के लिए इसमें संभावनाएं प्रकट की गई हैं। फिर अगला है संकरण द्वारा संभावित संतानों के लक्षणों का अनुमान लगाया जा सकता है। अर्थात मेंडल के नियमों की सहायता से क्रॉस से होने वाली संतानों के लक्षणों का अनुमान लगा सकते हैं। फिर अगला है मेंडल के सिद्धांतों के आधार पर दूषित लक्षणों के स्थान पर अच्छे लक्षणों को स्थापित किया जा सकता है, क्योंकि क्रॉस से रोग प्रतिरोधी जातियां उत्पन्न की जा सकती हैं। और जब फसलों में रोग नहीं लगेगा तो अधिक उपज होगी, और अधिक उपज होने से बढ़ती हुई जनसंख्या की भोजन की प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी, भोजन की समस्या भी खत्म हो जाएगी।